ये पुलिस वालों के पास लिबर्टी है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। बट ये हैरेसमेंट का तरीका है, ये तरीका आजकल हैरेसमेंट का बना हुआ है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट से आप मिले होंगे कई बार, उनका कॉमन सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है इस समय? 2014 के बाद बहुत ज्यादा इसको वीक कर दिया है। इनिशियल स्टेज पे जब मैंने फाइल किया था तब मैं 16 का था। यानी कोई उम्र नहीं है आरटीआई फाइल करने की? नहीं, उम्र तो है 18 के ऊपर ही कर सकते हो, बट मैंने अपने फादर के नाम पे किया। मैंने ये देखा था कि मेरे एरिया में कितनी मीट की शॉप्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीडी लाइसेंस एक दुकान की देती है बट वही आदमी अपनी 2-3 ब्रांचेस खोल लेता है। तो मैंने इसके लिए आरटीआई फाइल की थी। 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है। अच्छा। हाँ, बट वो जनरली करते क्या है, जो प्रैक्टिस चल रही है के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। जैसे आज लास्ट डेट है, अब वो आज क्या करेंगे, आज की जो रिप्लाई फाइल करेंगे उसमें 10 दिन पहले की डेट डाल देंगे और पोस्ट आज करेंगे। अगर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दो कि मुझे जेल के अंदर इंस्पेक्शन करनी है, तो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा और आप जेल के अंदर जाके वो लेटर ले जाके इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। रियली दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैं बैठा हूं और मुझे खुशी हो रही है अपने लीगल सिस्टम के बारे में जान के कि ये चीजें भी पॉसिबल हैं। ये हमें बताएंगे कि आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, कहाँ फाइल करनी चाहिए। आदित्य, लेट्स स्टार्ट। वकील हाजिरों पर मेरे साथ है आदित्य चौहान। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस। एंड वकील हाजिरों इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वकीलों से और पीपल हु आर इन द लीगल काउंसिल, लीगल प्रोफेशन, ताकि हम लोगों को बता सकें दैट क्या चीज़ आपके बारे में सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, लीगल मेथड्स में क्या चीज़ें लूप होल्स हैं और क्या चीज़, कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि अमेंडमेंट मांगते हैं। ठीक है, हमने आपका काम सोशल मीडिया पे आज तक देखा है। टुडे जो भी हम आपसे बात करेंगे, द फन ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट आप उस बात से हमें लाइक सिंप्लीफाई अस ऑल द लॉज, ऑल द रेगुलेशंस दैट आर देयर, अपने अंदाज में जिस तरह से आप करते हैं। You've been very actively participating in RTIs and you've been filing RTIs। और आपने बताया जैसे कि लोगों ने बहुत बार आपको अप्रोच किया है कि भाई हमसे सो एंड सो अमाउंट ले लो और हमारी आरटीआई फाइल कर दो, जबकि आरटीआई कितनी की फाइल होती है? आरटीआई में बस 10 रुपए का खर्चा आता है मैक्सिमम। करेक्ट। जो 10 रुपए का खर्चा है उसके लिए लोग आई थिंक मिलियंस शायद देने को रेडी हो जाएं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ आरटीआई इन आवर नेशन स्टिल होल्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। ओके, मेरा पहला सवाल, हाँ जी। आरटीआई क्या है? आरटीआई जैसे आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जनरली क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनसे जाके कि सर मुझे ये कॉपी चाहिए, आप ब्लैक में निकलवा दो, या फिर ऐसी सारी चीज़ें। बट उसके लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी कि अगर आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, सिंपल 1 पेज का आरटीआई एप्लीकेशन, और उससे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपको पता करना है कि भाई ये अगर यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसके ऊपर खर्चा कितना हुआ, कितने पैसे बचे हुए हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज वो डिपार्टमेंट ही देगा, वो 10 रुपये की आरटीआई फाइल करने के बाद। आपके लीगल प्रोफेशन में जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपने कितनी बार देखा है कि आरटीआई से मॉन्यूमेंटल डिसीजंस आते हुए, या फिर काफ़ी अच्छा ग्राउंड रियलिटी पे मतलब इफेक्ट पड़ता है उसका? 2014 से पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, बट अब जैसे लोग कई एलिगेशन लगा रहे हैं कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा इसको वीक कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है कई चीज़ों के अंदर। जैसे पीएम केयर्स फंड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते इस चीज़ों के अंदर। तो मतलब होता रहता है टाइम टू टाइम, बट कई बार कई जो बोगस एक्सक्यूज़ देकर मना भी कर देते हैं इन्फॉर्मेशन देने से। तो आजकल जैसे कि आपको अगर ये पूछना है कि पीएम केयर्स फंड में कितने रुपए आए, कितने रुपए कहाँ खर्च हुए, तो आप नहीं पूछ सकते। वो कह देंगे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर ऐसी चीज़ें जो आप आरटीआई के अंदर नहीं पूछ सकते। तो मतलब इसको डाइल्यूट भी किया है बहुत ज़्यादा आजकल। आरटीआई का पावर क्या है एक कॉमन मैन के लिए? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हाँ जी, मैं एक 25 से 30 वर्ष के बीच की एज का हूँ, हाँ जी, और मुझे आरटीआई, मुझे अगर फॉर एग्जांपल दिखता है कि मैं अगर घर से आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली में, एक जगह से वेस्ट दिल्ली से नोएडा ट्रैवल कर रहा हूँ, और रास्ते में बहुत जगह मुझे पॉट होल्स दिख रहे हैं, बहुत जगह मुझे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन वीक दिख रही है, मेट्रो के कुछ मुझे दिख रहे हैं कि शायद वो बोर्ड के स्क्रू निकले हुए हैं, वो गिर सकते हैं किसी पे। ये चीजें मेरे दिमाग में चिंता का विषय बनती है। हाँ जी, तो मैं आरटीआई का कैसे यूज कर सकता हूँ, और ये मेरी पूरी दिनचर्या में, फॉर एग्जांपल मैं खाना भी खा रहा हूँ, हाँ जी, अगर किसी सरकारी मतलब मान लीजिए डिपार्टमेंट कि कैंटीन में, तो आरटीआई किस किस प्रोविजंस में हेल्प करती है, और किस तरह से मैं आरटीआई का यूज करके इन सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर सकता हूँ? आरटीआई में क्या है, सिंपली जैसे कई लोगों के अंदर ये मिथ है कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दी, अब वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा वो करने लगेंगे कि यार माफ़ करो, ऐसा कुछ। मतलब डायरेक्टली आप किसी चीज़ को किसी को पनिश नहीं कर सकते आरटीआई लगा के। आरटीआई का मतलब ये होता है जैसे आप कहीं गए कैंटीन में, गवर्नमेंट कैंटीन है, तो अगर जो है सरकार
20 रुपए खर्च कर रही है पर पर्सन के ऊपर, उसमें वो 3 टाइप की सब्जियां, रोटी, रायता वगैरह दे रही है। बट जो कैंटीन वाला है जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या कर रहा है, एक सब्जी उसने हटा दी, 2 सब्जियां दे रहा है, 2 रोटी दे रहा है, बाकी प्रोविजन 4 रोटियों का है। तो आप आरटीआई में पूछ सकते हो कि भाई कितनी रोटी का प्रोविजन है, या फिर क्या जो गाइडलाइंस थी वो क्या थी इस कैंटीन में। तो आपको पता चलेगा कि भाई 4 रोटियां हैं और 3 सब्जियां थी। तो जो कैंटीन वाला होगा वो चाहेगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे ही, तो उसके लिए वो कई बार क्या करते हैं, आजकल तो बेसिकली ऐसा होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वही आपको कह देंगे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर आप ले नहीं सकते इसको, आपको फर्स्ट अपील या सेकंड अपील लगानी पड़ेगी। इन केस अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप कंप्लेंट फाइल करोगे कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो आप आरटीआई में। जैसे वो कहेगा कि नहीं हम तो 3 सब्जियां देते हैं, तो आप कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लोगे आरटीआई के अंदर ही कि भाई यहाँ तो 2 सब्जियां सर्व कर रहे हो आप, सब्जी आप खरीदी नहीं है मार्केट से, 3 दोगे कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आरटीआई के अंदर आपको पता चलेंगी, फिर उसके आप ऊपर एक्शन लोगे। तो इसीलिए आरटीआई का रिप्लाई ही नहीं करते वो लोग। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए, जैसे आपने स्क्रू वाला बताया कि मेट्रो में आपने उसके ऊपर आरटीआई लगा दी, अब बाद में पता चलेगा आरटीआई लगाने के बाद कि लास्ट जो सर्विस हुई थी या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम था, उस चीज़ को ठीक करने का उसने साल भर पहले किया था, लेकिन लॉ है कि हर 3 महीने पे करना है, तो उसने किया ही नहीं, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी आरटीआई की वजह से। कंप्लेंट आप आरटीआई का जो रिप्लाई मिलेगा उसके बिहाफ पे करोगे, बट वो चीज़ आपको आरटीआई में पता चलेगी, इसलिए कई लोग घबराते हैं आरटीआई में इन्फॉर्मेशन देने से। अच्छा जी ठीक है। तो ये तो एक तरह का कॉमन मैन के लिए वेपन हो गया, या फिर शील्ड कह लीजिए, कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आरटीआई लगा सकते हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर के आपने देखा प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई जैसा कुछ इस तरह का चीजें होती हैं, या फिर जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोर्ट्स तो हैं आप की जांच पड़ताल के लिए, लेकिन कभी आपने देखा है कुछ ऐसा होता हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई लगाई लेकिन उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप थी कंपनी की जो कि उसमें शामिल थी, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया क्योंकि वो प्राइवेट हैं। क्या इस तरह की चीजें भी होती हैं? ये तो सबसे ज़्यादा यही होती है, वो कहते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं। अब उसमें आप प्रूव करते करते थक जाओगे, सीआरसी तक जाओगे आप। आरटीआई जैसे आपने लगाई, आरटीआई में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर देंगे कि भाई रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो हम नहीं दे सकते। फिर आप उसके ऊपर फर्स्ट अपील लगाओगे कि भाई थर्ड पार्टी का नहीं है, फिर वो भी उनके ऑफिसर्स ही होते हैं जो फर्स्ट अपील वाले होते हैं जनरली, वो भी कहेंगे नहीं भाई थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है। फिर आप सीआईसी में जाओगे, तब आप वहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई थर्ड पार्टी में नहीं आते इन्फॉर्मेशन, ये तब आपको हो सकता है मिल सकते हैं, वरना फर्स्ट स्टेज पे और सेकंड स्टेज पे आपको हरास किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, या फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं नहीं ये तो इसमें आता है, इसमें आता है। तो आप टाइम इतना हो जाता है, 30 दिन का पहले आरटीआई का रिप्लाई आने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर 60 दिन के बाद आप फर्स्ट अपील फाइल करोगे, उसमें फिर डेट आएगी हियरिंग की। तो आदमी इस चक्कर में फिर सोचता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, तो ऐसे करके मैनिपुलेट करके या फिर उनको मिसगाइड करके मतलब खत्म कर देते हैं। अच्छा हाँ जी। तो थर्ड पार्टी से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आजकल की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि थर्ड पार्टी से काफी सारा काम कराते हैं। तो फिर तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र है और वहां पे सारा मैनेजमेंट जो है ऐसे सरकारी है पीएस के, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो शायद किसी और प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो हम इन्फॉर्मेशन उनसे ले ही नहीं सकते। उसमें एक बहुत जो लेयर है बहुत ज्यादा थिन है। मान लो काम आपका है बट आप किसी और से करवा रहे हो उसको, तो मैं तो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा हूँ, तो आपको तो देनी चाहिए कि आप उससे क्या क्या करवा रहे हो, बट वो चीज़ भी नहीं देंगे। अच्छा। कि नहीं वो उसमें है। बाकी आप अगर उसको लेके सीआईसी में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, बट इनिशियल स्टेज पे वो आपको डिनाई कर देंगे कि नहीं ये तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। तो मतलब ये समझना, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम अभी कपल ऑफ डेज पहले एक जजमेंट देखी थी हाई कोर्ट की, या कुणाल कामार वाले केस में। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद भी पुलिस इतनी आगे नहीं बढ़ पाई कि वो फंडामेंटल राइट नहीं समझ पा रही किसी का, कि फंडामेंटल राइट टू स्पीच क्या है। अभी भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है कि ये राइट टू स्पीच है या नहीं है। तो वैसे ही ये तो अभी स्टार्ट हुआ है प्राइवेटाइजेशन, तो अभी वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रही कि ये प्राइवेट थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो मुझे लगता है 10-20 साल बाद समझ पाएंगे वो कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या चीज़ उसके अंदर नहीं आती। तो ये समझने में मुझे लग रहा है अभी साल लगेंगे। अच्छा, आपने काफ़ी सारी आरटीआईज फाइल करी हैं जो हमने सोशल मीडिया से हमें मालूम पड़ा है। आपका एक्सपीरियंस आरटीआई फाइल करने में हाँ जी कैसा रहा है? व्हाट वाज द फर्स्ट व्हिच वाज द फर्स्ट आरटीआई डिड यू फाइल? कौन सी ऐसी पहली आरटीआई थी जो आपने फाइल करी थी, और उसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए फर्स्ट टाइम फाइल करने में? यू बीइंग अ लीगल प्रोफेशनल, आपको क्या चैलेंज है? इनिशियल स्टेज पे जब मैंने फाइल किया था तब मैं 16 का था शायद, तो उस टाइम मैंने फाइल किया था कि मेरे लोकेलिटी में मीट शॉप्स कितनी है। यानी कोई उम्र नहीं है आरटीआई फाइल करने की? नहीं, उम्र तो है 18 के ऊपर ही कर सकते, बट मैंने अपने फादर के नाम पे किया था। अच्छा। तो उसमें क्या था कि मैंने ये देखा था कि मेरे एरिया में कितनी मीट की शॉप्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीडी लाइसेंस एक दुकान की देती है बट वही आदमी अपनी 2-3 ब्रांचेस खोल लेता है। तो मैंने इसके लिए आरटीआई फाइल की थी। कितनी आपको वो थी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आरटीआई
ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मैंने विकास विकृति सर है, उनकी एक वीडियो देखी थी। हाँ। तो उस टाइम मुझे आया था, बट उससे पहले मेरे फादर वगैरह जर्नलिस्ट है मेरे फादर, तो उन्होंने भी कई इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आरटीआई वगैरह फाइल कर रखी थी। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने एक बार लगाया था, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड का, तो उसमें सैंपल कलेक्ट करने के लिए कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसका सैंपल दो मुझे। तो मुझे लगा था ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम जाके सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही। तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया था, बट मैंने कभी फाइल नहीं किया था खुद से, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जब मैंने पहली बार फाइल किया था। तो कौन से एरिया में रहते थे आप? मैं करावल नगर। करावल नगर में आपने चेक किया कि मीट शॉप्स कितनी हाँ हैं? जी। क्या 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 मतलब उसमें भरना पड़ता है, क्योंकि एक हाँ। सर्टेन आपको भरना पड़ेगा कि करावल नगर में या फिर इतना डायमेंशन में, इतने किलोमीटर्स में, क्या लिखा था आपने? तो पहले क्या था, मैंने जब आरटीआई पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने जस्ट सिंपली पूछ दिया कि करावल नगर में मीट शॉप्स कितनी हैं, और जितनी भी हैं जिनको आपने लाइसेंस दिया है उनका लाइसेंस की कॉपी मुझे दो। और जो बेसिक उसका ड्राफ्ट था वैसे मैंने बना के फाइल कर दिया। बट उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं फाइल कहाँ पे करूँ, क्योंकि मैं अपने फादर से वो नहीं कर सकता था, कन्वर्सेट उतना करता नहीं, मतलब इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो भी कहते हैं कि वो फालतू में इन चीज़ों के पीछे लग रहे हो ऐसे वैसे। तो मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की, मैंने बस थोड़ा बहुत देख के अब जितना मुझे समझ आया, और मैं किसी से पूछ भी नहीं पाया क्योंकि उस टाइम मेरे आसपास भी कोई ऐसा था नहीं। तो मैंने जस्ट सिंपली फाइल करके, जैसे एप्लीकेशन स्कूल में लिखते थे वैसे फाइल कर दिया। तो उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया देने से, कह रहा कि भाई आपको ऐसे रिप्लाई नहीं दे सकते, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे तब हम कॉपी देंगे। अच्छा, हाँ जी, कॉपी का प्रोविज़न है, अगर जैसे आपको किसी चीज़ की कॉपी चाहिए तो पर पेज 2 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको, तब जाके कॉपी मिलेगी। तो मुझे उस टाइम जब उन्होंने मुझे नंबर्स बता दिए ना कि 194 शॉप्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कि इन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत करी होगी मेरी आरटीआई फाइल करने के बाद, कि इन्होंने शॉप्स काउंट करी, फिर उसके बाद बताया, और अगर मैं एड्रेस मांगता तो ये एड्रेस भी देते। तो मुझे उस टाइम थोड़ा-सा लगा कि चलो ऐसी सारी चीज़ें अगर मैं जानना चाहूँ तो मुझे आरटीआई में मिल सकती हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया आपने उस आरटीआई से? कुछ नहीं, मैंने अपने जनरल नॉलेज के लिए देखा था कि ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद फिर जैसे-जैसे मुझे पता चला, बेसिक्स चीज़ें पता चली, क्योंकि पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था फाइल करते कहाँ पे हैं। कितने टाइम में रिप्लाई आता है? रिप्लाई कोई स्पेसिफाई टाइम नहीं है, 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना होता है। अच्छा, हाँ, बट वो जनरली करते क्या है, जो प्रैक्टिस चल रही है उसके ऊपर मैं बताऊँगा आपको। जैसे आज लास्ट डेट है, अब वो आज क्या करेंगे, आज की जो रिप्लाई फाइल करेंगे उसमें 10 दिन पहले की डेट डाल देंगे और पोस्ट आज करेंगे। अच्छा, तो मान लो अगर पीरियड बीत भी गया 30 दिन का, वो कह देंगे भाई हमने तो 10 दिन पहले दे दिया था भेजने के लिए, तो ये तो जो स्टिपुलेटेड Backdate कर देते हैं। बैकडेट कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें करते थे। कई बार मेरे साथ क्या कर दिया, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी कि आपने इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एनओसी दिया या फिर कुछ भी चीज़ें दी, तो वो उसकी और कॉपीज़ दो इनकी, आप जो भी आपने ऑर्डर दिया। तो 3-4 पेज की कॉपी होती है। अब एक पेज का वजन अमूमन 16 ग्राम होता है, और 4-5 पेज का जैसे बढ़ गया मल्टीप्लाई करके अगर, तो वो क्या करते हैं, एक ही पेज सिंगल पेज दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं कॉपी अनेक्स्ड। जब मैंने कॉपी मतलब कॉपी अटैच है इसमें, जब मैंने वो फाड़ के देखा, जो मेरे पे लेटर आया, तो उसमें सिंगल पेज है ना, उसमें पिन का निशान ना कुछ, और उन्होंने कह दिया कॉपी दे रखी है हमने 4 पेज की। अच्छा, फिर जब मैंने उसके पीछे देखा, जब स्पीड पोस्ट करते हो आप तो उसमें वेट भी आता है, वेट है उसका 16 ग्राम। तो जब मैंने फर्स्ट अपील लगाई, मैं वहाँ गया, मैंने कहा आपने रिप्लाई दिया ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमने तो भेजा था। मैंने कहा जो आपने मुझे रिप्लाई भेजा है इसके पीछे 16 ग्राम लिखा हुआ है, अगर आप 4 पेज की मुझे वो भेजते तो वेट बढ़ता है इसका, तो वेट क्यों नहीं बढ़ा। तो ऐसे खाली लिफाफे भेज देते हैं। वंडरफुल। यानी कि जो भेजा गया लिफाफा, आपने उसका वजन देखा स्पीड पोस्ट पे, तो उसमें 16 ग्राम था, और 16 ग्राम का एक पेज का अमूमन वजन 16 ग्राम 16 ग्राम होता है। तो आपने अंदाजा लगाया कि अगर 4 पेज भेजे होते तो इसमें सच में शायद 64 ग्राम का वजन होता इसका। अच्छा, तो उन्होंने मतलब फिर मैंने वहाँ फर्स्ट अपील लगाई, तो उस टाइम मेरी एज कम थी, तो फिर मैंने अपने फादर को नॉमिनी बना रखा था। तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट भी किया, जो फर्स्ट अपील में एफए थे, उन्होंने कहा कि चलो आपने ये चीज़ सही सोची। तो उसके ऊपर उन्होंने फाइन भी लगाना था, बट उन्होंने फाइन नहीं लगाया, बट फिर मुझे वहीं पे हैंड टू हैंड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ऐसी सारी चीज़ें, मतलब आदमी को परेशान करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन ना देने के लिए ऐसी सारी चीज़ें कर देते, बैक डेट में डाल दिया, या फिर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कई बार, और ऐसे लिख दिया कि हमने दे दी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, एक आरटीआई फाइल की थी आपने पुलिस में, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं स्टेट पुलिस का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो किस्सा काफी लंबा खिंच गया था, हाँ जी। जहाँ पे आपने ये भी मांगा था कि कितने तबादले हुए हैं, कितने पोस्टिंग्स वगैरह हुई हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पुलिस स्टेशन में। उस केस के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक वो केस काफी ज्यादा चर्चा में आया था सोशल मीडिया पर। हाँ जी, उसमें क्या था, मैंने ये पूछा था, जैसे जनरली क्या होता है, अगर आप कभी पीसीआर की कॉल करो कि भाई मेरी किसी से लड़ाई हो गई है या फिर मेरी नेबरहुड में लड़ाई हो रही है, अगर पीसीआर वैन वहाँ आ गई तो वो सोचते हैं कि हम अब निपटारा करवा के ही जाएं। अगर आप दोनों ने समझौता कर लिया, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, ज़्यादा कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, आप दोनों ने समझौता कर लिया और पीसीआर को समझा दिया, जो पीसीआर में टीम आई, कि भाई हमारी लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद भी वो सोचेंगे कि आपसे या तो पैसे बन जाएं या फिर आपको परेशान किया जाए, तो वो आपको थाने बुलाएंगे
कि लिखित शिकायत दो। अब आप वहाँ पे रिफ्यूज़ करोगे लिखित शिकायत देने से कि भाई हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हम कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो वो क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि आप पैसे नहीं दे रहे और अगर उनके ईगो पे बात आ जाती है, तो कई बार वो क्या कर देते हैं, जो मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, वो क्या कर देंगे, आपका कालंदरा बना देंगे। कालंदरा? कालंदरा मीन्स कि अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले हो, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपके बीच में लड़ाई होने वाली है, तो आप लोगों को डिटेन कर लेंगे वो पहले ही, ताकि आप लड़ाई ना कर पाओ। तो उसमें क्या करते हैं, ये पुलिस वालों के पास लिबर्टी है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। बट ये हैरेसमेंट का तरीका है। ये तरीका आजकल हैरेसमेंट का बना हुआ है ये, कि आपको डिटेन कर लिया, उसके बाद फिर वो उस पे कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं देंगे कि आपको हरास क्यों किया। बट लॉजिकल रीजन लिखना चाहिए ना, आपको पता कैसे चला कि हम लड़ाई करने वाले हैं, हम दोनों तैयार हैं समझौता करने को, आप ही नहीं करवा रहे। क्योंकि पुलिस का काम तो ये होना चाहिए ना कि क्राइम आगे ना बढ़े। अब हम दोनों के बीच में अगर आप ही रंजिश बना दोगे, तो हम तो फिर लड़ाई करेंगे कि तेरे चक्कर में मैं बंद रहा थाने में। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे डिटेन कर देते हैं लोगों को थाने के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ये जाननी चाहिए आरटीआई लगा के कि भाई आपने कितने लोगों को डिटेन किया थाने में। अच्छा, ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या था, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। क्योंकि कलंदर आप भरेंगे तो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, और आप लिखोगे रीजन कि भाई आपको पता कैसे चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले थे ये। तो ये लिखित रीजन लिखते हैं, पेन पेपर से लिखते हैं या फिर पेन पेपर से लिखते हैं। अच्छा, और कंप्यूटराइज कोई एंट्री नहीं होती है? कंप्यूटराइज करते हैं, बट उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जो नीचे रैंक के लोग हैं वही करते हैं, तो वो गलत सलत हिंदी में, अगर आप एफआईआर की कभी तहरीर पढ़ोगे तो का की मात्रा की भी गलतियां होती हैं, तो वो हाथ से ही लिखते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी आरटीआई लगा के, जो जितने भी दिल्ली के अंदर एसएचओ हैं सबसे। तो उन्होंने क्या किया, कईयों ने तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बट कई जो थाने हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इससे जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फर्स्ट अपील लगाई। बट दिक्कत क्या होती है, जो फर्स्ट अपील आप लगाते हो उसी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ही जाती है। जैसे अगर एक एसएचओ है, वो पीआईओ बनेगा एक आरटीआई एप्लीकेशन में, और जो एसीपी या डीसीपी होंगे वो उस डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होंगे। तो वो भी अपने आदमी को बचाने के चक्कर में कई बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर देते हैं। तो उन्होंने सेम किया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप मांगे क्यों रहे हो, आपके पास क्या रीज़न है, या फिर किस पब्लिक इंटरेस्ट में है, आप क्यों मांग रहे हो। उन्होंने ये कह के मुझे मना किया। फिर मैंने सीआईसी में सेकंड अपील लगाई। जब मैं सीआईसी गया तो सीआईसी क्या है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अच्छा। तो उन्होंने इनको डांटा कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, इनको इतने दिनों तक परेशान क्यों किया आपने, और उनके ऊपर वो फाइन भी लगाने वाले थे, क्योंकि कई जगहों से मुझे रिप्लाई भी लेट मिले। इसमें फाइन का भी प्रोविजन है, 250 रुपीज़ पर डे। अगर 30 दिन के बाद ही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनके ऊपर फाइन भी लगता है। और फाइन किसको देना पड़ता है? फाइन या तो वो सीआईसी में देंगे या मुझे देंगे। अच्छा, तो ऐसा होता है। तो इन्होंने मुझे वहाँ से, जब उनका ऑर्डर आया तो ऑर्डर के बाद इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद मुझे कई जगह ऐसे देखने को मिला कि बिना किसी रीज़न के लोगों को इन्होंने डिटेन कर रखा था और अगले दिन ईई के सामने पेश किया था। तो मान लो आपको बिना किसी रीज़न के पुलिस अगर उठा के ले जाए, होली के दिन या दिवाली के अगले दिन, ईद के अगले दिन, आप देखोगे बहुत सारे लोगों को पुलिस ऐसे ही पकड़ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाती है। वहाँ फिर ये पैसे लेती है या फिर जो भी चीज़ें करती होंगी वो। तो इसके लिए कई जगहों पर बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर रखा था लोगों को। तो उसके ऊपर फिर मैंने सेपरेट कंप्लेंट अलग अलग फाइल की, अब उन लोगों के ऊपर एक्शन भी हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक लीगल काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टर्म है, और मतलब मैं ज़्यादा डल नहीं करूँगा कौन से लॉ और किसके तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कि आपने 10 रुपए की आरटीआई लगाई, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, अगर इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची 30 दिन के अंदर, जैसा आपने बताया, तो यू स्टैंड टू गेट 7,500 रुपीज फ्रॉम द अथॉरिटी हु इज नॉट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन, राइट? नो यानी 7.5, आपने जैसे 250 रुपए हाँ जी पर डे का बोला, तो यानी अगर 30 दिन तक उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं 30 दिन के अंदर अगर नहीं दी तो उनपे हर डे के हिसाब से 250 रुपए का अगर फाइन लग रहा है, तो 7,500 रुपए उनका फाइन बन सकता है एक कंप्लेंट पे। नहीं, मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। अच्छा। 250 के अकॉर्डिंग, मतलब 25 के एक्सीड नहीं करेगा, बट वहां तक जा सकता है। 25,000 तक उनको फाइन लग सकता है। हाँ जी। अच्छा, और जो रिप्रिमांड होगी वो तो अलग है ही। कितना कॉमनली आपने देखा है कि आरटीआईज रिजेक्ट कर दी जाती हैं? आजकल तो बहुत जल्दी, जैसे अगर आप कोई आरटीआई, जैसे पीआईएल का आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो हाल है वही आरटीआई का है, कि अगर आपने आरटीआई फाइल करी तो आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन ये कह के नहीं देंगे कि हमारे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर ये जो हमारे रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करेगा, तो इस चक्कर में आपको हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आप मांगोगे तो उसमें कुछ चीज़ें वो इधर उधर बदल के आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद फिर आप भी या तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि आदमी का जो पहले दिन मोटिव जितना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर पहले दिन जितना ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत होती है लगाने की, 30 दिन के बाद वो कहीं ना कहीं खुद ही डाउन हो जाता है कि यार रिप्लाई आ नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। क्योंकि उतना आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस फिर रहता नहीं कि मैं आरटीआई लगाऊं या फिर इन्फॉर्मेशन सीख करूं। तो ये सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही डिले करके देंगे,
उसके बाद जब आपके पास हल्का-फुल्का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो आप सोचोगे यार फर्स्ट अपील कौन लगाए? क्योंकि अथॉरिटी दिल्ली में तो पास-पास है, बट अगर आप अलग-अलग स्टेट्स में जाओ तो अथॉरिटी ही बहुत दूर है। वहाँ जाने का फिर आने का, उसके बाद फिर डेट आएगी, कुछ आएगा, तो आदमी परेशान होके छोड़ देता है। जो लोग आपको अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमारी आरटीआई फाइल कर दो, हुँ। उसके बारे में कुछ बताइए। क्या-क्या मोस्ट कॉमन आपने क्या देखी है कि इस डिपार्टमेंट के लिए वो आरटीआई फाइल करना चाहते हैं? मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आरटीआई वाले आते हैं, 10% लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि सर यहाँ पे करप्शन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर फाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है बट कुछ नहीं हो रहा ज़मीन पर, तो उसके ऊपर करना चाह रहा हूँ। बाकी 90% लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे सीनियर हैं वो मुझे तंग करते हैं, या फिर सैलरी आती है, या फिर वो खुद छुट्टी पर रहते हैं और उनकी प्रेजेंट मार्क हो जाती है, तो अच्छा। ऐसी सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, कोई पुलिस, इसके लिए भी आरटीआई फाइल कर सकते हाँ हैं? जी, मतलब वो बस ये किसी और के नाम पे करेंगे आरटीआई फाइल कि भाई ये आते तो है नहीं, तो इनकी प्रेजेंस कैसे मार्क हो जाती है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए, या फिर खुद के ही कोई पेंशन में दिक्कत आ रही है, कई ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्होंने बेसिकली देखा है कि आरटीआई में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आधी आबादी को पता ही नहीं है कि आरटीआई का स्कोप क्या है, आरटीआई का पोटेंशियल क्या है, तो आधे लोगों को पता ही नहीं है, तो वो लगा ही नहीं पाते या सोच ही नहीं पाते उस चीज़ के बारे में। बहुत लोगों को आरटीआई भी नहीं पता होती। हाँ जी, कि आरटीआई होती क्या है। हाँ। और कई लोगों को पता है, उन्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उन्हें लगता है कि आरटीआई का मतलब कंप्लेंट है। कि कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि पुलिस वालों को कि मैं तेरे खिलाफ आरटीआई फाइल कर दूंगा। अच्छा। मैं सोचता हूँ आरटीआई में पूछना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे किसी को आरटीआई फाइल करके थोड़ी धमका सकते हो आप कि आरटीआई फाइल कर दूंगा तो तुम डर जाओ मेरे से। आरटीआई के बारे में जो मैंने पढ़ा था, उसके जो मुझे बहुत एक वेग आप कहते हैं फिल्मी नॉलेज मुझे है, लेकिन उसमें यह था कि आप सवाल नहीं पूछ सकते आरटीआई में, आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। कैसे? मतलब अगर मेरे को पूछना है कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया, वर्कर्स ने काम किया, तो ये मैं पूछ ही तो रहा हूँ। हाँ जी। तो इसको इन्फॉर्मेशन कैसे मांगूंगा? तो ये भी मतलब एक मिथ फैला रखा है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप आरटीआई एक्ट पढ़ोगे तो उसके लास्ट में एक ड्राफ्ट है आरटीआई एप्लीकेशन का, उसमें उन्होंने एक प्रोविजन भी है आरटीआई एक्ट के अंदर कि आप बस टू द पीआईओ लिख दो, उसके बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो लिख दो, 10 रुपये का आप स्टैम्प पेपर, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपये कैश, या फिर यूपीआई वगैरह जैसे भी आपको पेमेंट करनी है, अगर 10 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद अंदर आप कुछ भी पूछो, खाली इस बेस पे कि आपका ड्राफ्ट गलत है, आरटीआई एप्लीकेशन में बेसिक मिस्टेक्स हैं, उसके बिहाफ पे आपका आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता, चाहे आप कैसे ही पूछो, हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो। और अगर होता तो नहीं होगा, आप उसके खिलाफ अपील लगा सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो सीआईसी में। और पीआईओ इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अच्छा, तो पीआईओ ये मना नहीं कर सकता, मना नहीं मतलब कर बेसिक अगर आपके ड्राफ्ट के, जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आरटीआई का ड्राफ्ट पब्लिक कर दो आप, मैंने कहा कि आरटीआई का तो कोई बेसिक ड्राफ्ट ही नहीं होता, बस आपको जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो बस लिखना है टू द पीआईओ, फिर उनकी डिटेल्स कि कहाँ उनका ऑफिस है, क्या है, और उसके नीचे फिर अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिख दो और अपना नाम लिख दो, 10 रुपये की पेमेंट कर दो। ठीक है। उसके लिए कोई बेसिक ड्राफ्ट होता ही नहीं कि आपको सवाल नहीं पूछना या फिर क्वेश्चंस के तरीके से चीज़ें नहीं पूछनी, आप कैसे भी पूछो आपका रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन है आरटीआई एक्ट के अंदर कि खाली इस बेस पर कि आपके आरटीआई एक्ट में दिक्कतें हैं, आप एप्लीकेशन के अंदर आपका पीआईओ रिजेक्ट नहीं कर सकता एप्लीकेशन। आपने ब्लैकमेलिंग भी देखी है कि बहुत लोग ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा फिर बाबू साहब को डराऊंगा या फिर नेताजी को डराऊंगा। और मेरे ख्याल से ये गलत तरीके से प्रमोट करने से हुआ है आरटीआई को। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने विकास द्विवेदी सर का भी नाम लिया, उनकी भी मैंने एक वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, उनको ऐसा लगता है कि आरटीआई को हम एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं किसी को परेशान करने के लिए, धमकाने के लिए, कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी आई, तुम्हारे घर कहाँ पर है, या फिर कुछ भी चीज़ कि तुमने इसमें इतना घोटाला किया, इतने पैसे कहाँ गए, ऐसे करके फिर उनसे मैं पैसे लूंगा या फिर उनको डराऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब कई जगहों पर चीज़ें हो रही हैं बट उसके लिए आगे भी जाना पड़ता है आपको। ठीक है, कोई आपसे क्यों डरेगा? मान लो अगर किसी ने इतने आसान आज के टाइम पे ऑफिसर्स भी नहीं है कि बिल्कुल सिंपल मिस्टेक करके आप उसको पकड़ लोगे, उनके पास भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं करप्शन को। करेक्ट। तो खाली आरटीआई लगा के आप सोच रहे हो कि मैं बाहर से एक एप्लीकेशन बना दूं और फिर मैं इनसे पैसे उतार लूं, तो वो मेरे ख्याल से इतना ईजी है नहीं आज के टाइम। अच्छा, बट आपने होते हुए देखा है? हाँ, बहुत सारे लोग करते भी हैं। कोई केस जो आप बता सकें? जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुद पैसे के ऑफर आए थे या फिर धमकियां आई, ऐसे इस टाइप की चीज़ें, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने किसी को आपको धमकियां आई? हाँ जी, आरटीआई लगाने पे? हाँ जी। क्या धमकी आई थी आपको? जान से मार देंगे या फिर रास्ते से हटा देंगे या फिर ये सारी चीज़ें मत करो फालतू में, ये सब चीज़ें ऐसे और वैसे। कैसे अप्रोच किया उन्होंने आपको? फोन पे? अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी तो मैंने उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाली, एड्रेस डाला और फ़ोन नंबर डाला, तो मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर या फिर किसी के थ्रू, जैसे मेरा पता लगा लिया कि मैं कहाँ रहता हूँ या फिर मैं कहाँ जाता हूँ, मेरे ऑफिस में किसी को भेज दिया, ऐसे करके। अच्छा, तो आपने कंप्लेंट करा होगा उसका डेफिनेटली? बाद में मैंने जो मुझे थ्रेट दिया उन्होंने उसका कंप्लेंट नहीं किया, बट जिस चीज़ की मैंने कंप्लेंट करी थी उस चीज़ की मैंने कंप्लेंट करी।
जैसे कि मतलब मैं समझा नहीं, जैसे किसी कंप्लेंट करी थी उसकी कंप्लेंट मतलब मैंने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करी, उसके ऊपर आरटीआई भी लगाई और डिटेल्स वगैरह लेके उसकी कंप्लेंट फाइल करी थी मैंने। तो उस आरटीआई में उनको इन्फॉर्मेशन जो देनी थी, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हो जाती है उनके लिए। तो वो आरटीआई का रिप्लाई ना देना पड़े, इसके लिए उस ऑफ़िसर ने जिस चीज़ के ऊपर मैंने आरटीआई लगाई थी, मान लो बेसिकली मैंने एक रेस्टोरेंट के हब्स हैं दिल्ली में एक जगह पर स्पेसिफ़िक, तो वो पूरी जो जगह है वो इल्लीगल है। अच्छा। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकती। उसके ऊपर 5-5 मंजिल के वो बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर मैंने आरटीआई लगाई। हाउस का विलेज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा। मतलब स्पेसिफिकली किसी को कहने को फ़ायदा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर प्लेस की आरटीआई लगाई कि भाई यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स कैसे बन गई, एमसीडी ने इनको एनओसी कैसे दे दी लिफ्ट लगाने के लिए, अच्छा। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर रेस्टोरेंट खोलने के लिए फूड अच्छा। डिपार्टमेंट ने कैसे इनको एनओसी दे दी, अच्छा। या फिर दी है तो उसकी कॉपी भेजो मुझे। हम्म। तो उन्होंने उसको लिफ्ट लगाने के लिए भी, बिल्डिंग बनाने के लिए भी, और फूड डिपार्टमेंट ने भी एनओसी जारी कर दी, बट उनके पास प्रॉपर्टी के राइट्स ही नहीं है, या फिर वहाँ प्रॉपर्टी बनी नहीं सकती, तो आपने दे कैसे दिया, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे। मैंने वो डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी बेसिकली उनसे कि आपने बिना डॉक्यूमेंट के दे कैसे दिया, अगर डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं तो मुझे कॉपी दो। अच्छा। तो उन्होंने खुद तो मुझे रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने उस रेस्टोरेंट ओनर को या फिर जो वहाँ के गैंगस्टर्स वगैरह हैं उनको मेरा नंबर दे दिया, पब्लिक कर दिया। अब वो लोग मेरा एड्रेस भी था आरटीआई एप्लीकेशन में, मेरे ऑफिस पे आ गए। उस टाइम मैं नहीं था, किसी को मतलब खुद भी नहीं आए, पहले उन्होंने किसी एडवोकेट को भेजा, वो एडवोकेट फिर मेरे सीनियर से कहने लगे कि ऐसे ऐसे, तो मतलब ऐसे करके सप्रेस करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर उसके ऊपर दूसरी वो फाइल करी, क्योंकि उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर फर्स्ट अपील वगैरह लगाई, तब जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो बड़े लेवल पे सोच रहा हूँ मैं करने का, क्योंकि छोटे लेवल पे ये सारी चीज़ें तंग करती हैं। तो ये ऐसा किया इन्होंने खूब। तो आपने कभी अप्रोच किया पुलिस को कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं? थ्रेट्स आ रहे हैं, बट मुझे मैंने क्योंकि डेली मैं देखता हूँ डेली बेसिस पर कि कंप्लेंट करोगे अगर आप कि मुझे वो आ रहे हैं, तो उससे कुछ खास बेनिफिट नहीं होता। ज़्यादातर लोग बस कंप्लेंट इसलिए करते हैं थ्रेट आने की, ताकि उन्हें गन का लाइसेंस मिल जाए। उससे ज़्यादा पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अच्छा। अगर आपको गोली लग जाए तो 10 मिनट बाद आएगी पुलिस, अच्छा। उससे पहले एम्बुलेंस आ जाएगी या फिर कुछ आ जाएगा। हाँ। तो उसका कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर कर भी दूँ मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें आगे आती हैं तो मैं करूँगा भी। तो उनका बेसिक ये था कि वो मुझे हर्ट जब करते, अगर मैं उसके ऊपर कुछ खास अलग तरीके से करता, तो फिर मैंने उसको दूसरे अप्रोच से ठीक करवाया, तो वो चीज़ें वहाँ पे कम हो गई फिर थोड़ी सी। अच्छा। बट कभी ऐसा लगा कि मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कुछ? कभी डर लगा? डर कभी कभार लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टोरीज देखता हूँ तो उससे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अच्छा। अभी मैंने देखा था एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, और वो शायद राज्यसभा के या लोकसभा के सांसद भी थे। तो उनके अगेंस्ट में किसी ने आरटीआई फाइल कर दी कि भाई ये जो ज़मीन है ये इनको अलॉट कैसे कर दी, है तो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये बिजनेस के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए कैसे हो। तो उसने आरटीआई लगाई। अब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके पैर तोड़ दिए, परमानेंट डिसेबल कर दिया उन्हें। अच्छा। तो ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ ऐसी सारी चीज़ें होती देखी कि उन्हें मार दिया, या फिर उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ करके उनको सप्रेस कर दिया या फिर दबा दिया। ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको देख के थोड़ा डर लगता है। बड़े शहरों में फिर भी पुलिस एक्टिव है, जो छोटे शहरों में आरटीआई फाइल करते हैं। हमने बहुत रिसेंटली एक जर्नलिस्ट के बारे में देखा जो यूट्यूब पे उनका चैनल था, और उनको बहुत बिल्डर ने अपने वो कॉन्ट्रैक्टर ने। तो डू यू ऑल्सो फील कि आरटीआई एक तरह का एक मेंटल लोड लेके आता है अपने साथ में, कि आप जब आरटीआई फाइल कर देते हो, हाँ जी। मान लो आपने यूं ही मतलब आपने जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपने मीट शॉप के लिए फाइल किया, हाँ जी। हो सकता था वो मीट एसोसिएशन जो भी है, मीट शॉप के एसोसिएशन है, वो मिलके आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, या फिर आपके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कह रहा करते, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक लीगल मतलब प्रोसीजर के साथ साथ इसका जो लोड आता है, मेंटल लोड आता है, आप कैसे मतलब इन योर डेली लाइफ कैसे उससे डील करते हैं? कई बार क्या होता है कि अगर मैं अपने लोकेलिटी के आसपास लगाऊं, तो वो लोग मेरे फादर वगैरह से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे फादर को जानते हैं अगर, तो मेरे फादर से ही कह देते हैं कि यार आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है। तो कई बार पापा की सुन के मना करना पड़ता है। बट अब मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर कि मेरे फादर को नहीं बताता मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर मैं उनको बताऊँ तो वो फिर अलग चीज़ें सोचेंगे, तो फिर वो मुझे कहेंगे। तो इस चक्कर में मैं सोचता हूँ कि उनको ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जगह पे वो क्या करते हैं, जैसे आपके ऑफिस पर आकर आपको किसी से कहवा दिया, या फिर आपको किसी से कॉल करवा दिया कि अभी मैंने जो ये वाला आपको बताया, इसमें क्या किया, एक दिल्ली के उस टाइम के विधायक थे, उनके एक पीए ने कॉल करवा दिया अपने विधायक से कि ऐसे ऐसे है कि आप छोड़ दो, क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का, छोड़ो हटाओ। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप आरटीआई फाइल करोगे या कुछ भी फाइल करोगे, अगर उस चीज़ से किसी का नुकसान होने वाला है, तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि उसका नुकसान ना हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाए। यानी आरटीआई में पावर तो है, आप किस तरह से यूज करें, किस तरह से उसका रिजल्ट आए, वो बात की बात है, लेकिन पावर है टू एटलीस्ट शेक द यू नो पीपल हु आर वेरी पावरफुल, जो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं।
व्हाट इज द बेस्ट आउटपुट दैट यू रिसीव्ड? सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्या मिला है आपको? कोई भी आरटीआई जो भी आपने फाइल किया है, कोई भी केस जो आपने टेक किया है, मतलब लाइक एनी केस दैट यू टेकन अप जो कि आपको लगा कि यार आज ये वाला केस लड़के या फिर ये आरटीआई जो मैंने फाइल की थी इसका जो रिजल्ट मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एमसीडी स्कूल के ऊपर मैंने लगाया था कि एमसीडी स्कूल्स के अंदर जो मिड डे मील बच्चों को सर्व होते हैं कि आपको मिड डे मील मिल रहा है जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक स्कूल के अंदर मैंने अलग अलग एमसीडी स्कूल्स में लगाया था। एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है कि सारे के रिप्लाईज आए फिर आप उसको गो थ्रू करो बैठ के, तो उसमें एक एमसीडी स्कूल मेरे पकड़ में आया। उसके अंदर एज्यूम करो 30,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये तो हमने भी देखा है स्कूल्स के अंदर कि हर दिन 30,000 स्टूडेंट तो आते नहीं होंगे, मैक्सिमम 20,000 आ रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में और बच्चे कम आते हैं क्योंकि वो फीस लेने के लिए जो स्कूल से पैसे मिलते हैं वो लेने के लिए और यूनिफॉर्म लेने के लिए आते हैं। Correct. कई बच्चे आते ही नहीं है स्कूल के अंदर, वो उनका बस नाम चलते रहता ठीक है। है। आजकल क्या पता थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया हो तो आते होंगे, बट मेरे ख्याल से 2-4-5,000 बच्चे तो कम आते ही हैं। उस टाइम पे जब मैंने आरटीआई लगाई थी उस टाइम पे वो बच्चे आ रहे थे 16 से 17,000, 30,000 में से खाली 16 से 17,000 बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे थे। अब उसके ऊपर मैंने जब आरटीआई लगाई तो वो खाना डेली 30,000 बच्चों का बन रहा है। रिकॉर्ड्स के अंदर 30,000 बच्चों को वो खाना सर्व कर रहे हैं। अब स्कूल में बच्चे ही 16,000 प्रेजेंट है तो आपने 30,000 बच्चों को खाना दे कैसे दिया और आप 30,000 बच्चों का बना ही क्यों रहे हो? उसके ऊपर उनके आर्गुमेंट्स ये भी थे कि हमें कैसे पता कल कितने बच्चे आएंगे। तो आप एक एवरेज तो निकाल ही सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे ही 19,000 आए थे। पूरे जो एकेडमिक ईयर था उसमें मैक्सिमम बच्चे एक दिन 19,000 आए थे। तो आप 19,000 बना के चलो कि भाई 17 होंगे तो 2,000 का बच्चा खाना बच जाएगा, वो कहीं और दे देंगे हम। लेकिन आप 30 का बना के क्यों चल रहे हो? तो बना तो वो 17-16 का ही रहे हैं, बट बाकी पैसे वो खा रहे थे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने जब आरटीआई लगाई तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद मैंने एक कंप्लेंट फाइल करी कि भाई कॉन्ट्रैक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को फिर सस्पेंड होना पड़ता, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। अच्छा, हाँ जी। वाह क्या बात है। आपकी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? कब सोचा कि मैं एक लीगल प्रोफेशन में जाऊंगा? आपके फादर आपने बताया कि जर्नलिस्ट हैं, तो क्या उनका आप पे मतलब इम्पैक्ट रहा उनके प्रोफेशन का? जैसे मेरे फादर के पास भी कई बार क्या होता था, जैसे वो अगर कोई न्यूज़ पब्लिश कर देते थे तो उस टाइम मैं देखता था कई लोग जिनके अगेंस्ट न्यूज़ पब्लिश होते थे वो पहले थ्रेट वगैरह तो जैसे बेसिक चीज़ें हैं तो वो मेरे तक आती नहीं थी क्योंकि पापा खुद ही मैनेज करते होंगे, तो वो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था। अब जैसे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, उस टाइम पता नहीं चलता था। कई लोग ऐसे होते थे जो आपसदारी में या फिर ऐसे जान पहचान निकाल के घर पे आके वो सोचते थे कि आगे इसके ऊपर आप कोई न्यूज़ पब्लिश ना करो या फिर आर्टिकल ना लिखो। तो घर पे मैं देखता था थोड़ी बहुत वैसी चीज़ें। फिर वो कई बार आरटीआई वगैरह लगाते थे तो मुझे वहाँ से वो सारी चीज़ें मिलती थी। और कई बार लीगली जाने के लिए जैसे मेरे फादर के फ्रेंड थे वो एडवोकेट थे, तो कई बार उन्होंने पीआईएल वगैरह या फिर रिट वगैरह में जाते थे तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको ऐसे करके रोक सकते हैं। तो मुझे वहाँ थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा लॉ की तरफ। फिर मुझे जब मैं जब स्कूल में था तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मैं फ्री भी रहूँ और कुछ कर भी पाऊँ। जैसे कई लोगों का ऐसा होता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं, तो मेरा ये था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, सोसाइटी को डायरेक्ट मैं फ़ायदा पहुँचा पाऊँ। अगर मैं कहीं पे सरकारी नौकरी करने लगूँगा या फिर कुछ वैसा करने लगूँगा तो मैं डायरेक्ट किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा पाऊँगा। अब जैसे मेरे साथ क्या होता है, कहीं पे कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा तो अगर मैं एक रिट लगा दूँ तो उस फ्लाईओवर के काम में तेज़ी आ सकती है। या फिर कहीं पे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे मैं एक अभी लगा रहा हूँ, रोड पे जो स्ट्रे कैटल्स वगैरह घूमती रहती हैं तो उनको रिट लगा के उनको जो जगह है वहाँ पहुँचा सकते हैं। अगर मैं कुछ और करता तो मैं वो चीज़ डायरेक्ट नहीं कर पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या करते हैं कि यार इनका तो सरकार तो ऐसी है, ये नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को भी बाध्य किया जा सकता है ये सारी चीज़ें करके। तो इसलिए मेरा थोड़ा रुझान बढ़ा लॉ की तरफ। फिर धीरे-धीरे जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे बेसिक चीज़ें भी पता चली और सारी चीज़ें पता चली तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ बढ़िया है मेरे लिए। तो 10+2 में आपने क्या पढ़ा? 10 कॉमर्स। कॉमर्स। हाँ जी। और उसके बाद आपने लॉ कहाँ से किया? आईएमई लॉ कॉलेज है एक गाज़ियाबाद में। अच्छा, हाँ जी। तो जो आपके साथ में लीगल प्रोफेशनल्स और भी होंगे, हाँ जी। तो वो सब उन सभी को इसी फील्ड में आना था और उनकी मोटिवेशंस कैसे अलग थी आपसे? नहीं, मेरी क्लास में तो मुझे लग रहा है मैं ही था जो लॉ में आया, बाकी लोग सीए, अकाउंट्स अच्छा, वगैरह में अच्छा। गए। बाकी जो मेरे अगल-बगल में कुछ लोग थे, वो लोग आए, बट मेरे साथ का तो मैं ही अकेला हूँ जो लॉ में आया। बाकी मैंने 1-2 को कन्विंस करना चाहा, अब मेरे जो क्लासमेट वगैरह थे, मैंने सोचा यार अकेले इस फील्ड में कैसे जाऊँगा? क्योंकि मेरे फैमिली में भी कोई एडवोकेट नहीं था। तो मैंने सोचा तो मैंने 1-2 लोगों को कन्विंस किया, बट जैसे मैंने अपने घर पे भी बताया था कि मुझे लॉ करनी है, तो मेरे फादर ने भी मना किया मुझे पहले तो, कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बट मेरा कन्फर्म था कि मुझे यही करना है, तो मैं तो टिका रहा। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड वगैरह थे, उनको मैंने कन्विंस कर लिया था, बट उनकी फैमिली मेंबर वालों ने उनको मना करवा दिया कि नहीं, नहीं ये मत कर, तू कुछ और कर। तो कभी ऐसा आपके मन में नहीं आया कि मैं लीगल प्रोफेशन में इतना ज़्यादा मुझे आरटीआई फाइल करना है, था। धूप है, गर्मी है, बहुत सारे मतलब लीगल प्रोसीडिंग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है हाँ जी। कि मैं भी एक आरटीआई फाइल करता हूँ थोड़ा सा, हुँ, लाइक आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर,
कई बार ऐसा लगता है, जैसे कई बार पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं विंडिक्टिव नेचर का होते जा रहा हूँ, कि किसी का नुकसान हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट छिन गया, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्टर के पेट पे लात मार के तुम्हें क्या मिल गया? बट यार नुकसान तो अल्टीमेटली हमारे पैसों का ही कर रहा है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों के बाद अगर मेरे आरटीआई के ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल हुई और उस पे एक्शन हो गया, जैसे किसी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है चलो कोई कुछ तो मिला, तो वैसे उससे खुशी मिल जाती है एंड में। ये रहता है। लीगल सिस्टम पे आरटीआई लगा सकते हैं हम लोग? लगा सकते हैं। कि हमें पता लग जाए कि कितने इन जज साहब ने कितने लोगों को मौत की सजा सुनाई है फॉर एग्जांपल, या फिर लगा चोरी सकते के हैं। कितने मामले आए हैं, ये हाँ जी। कितना हुआ है, हम लगा सकते हैं। लगा सकते हो, बट दिक्कत क्या होती है ना कि वो आप जैसे आपने पूछ लिया कि चोरी के कितने मामले आए हैं, तो उसमें टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि इतने टाइम के बीच में और इतने टाइम के बीच में कितने आए चोरी के मामले। तो अगर आप मैक्सिमम 1 महीने का भी, अगर 1 महीने का भी दोगे ना, तब भी वो कह देंगे कि यार 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा आ गए, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप आके इंस्पेक्शन कर लो और आप डिटेल्स निकाल के खुद ही नोट कर लो अगर आपको चाहिए तो। हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम पन्ने पलटने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप आके इंस्पेक्शन करके ले जाओ, ऐसा कर देते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट से आप मिले होंगे कई बार, हाँ जी। तो उनका कॉमन सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है इस समय? आरटीआई एक्ट में, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर रहे हैं वो, कि डाइल्यूट कर दिया कई चीज़ों के अंदर, आप आरटीआई नहीं लगा सकते। कई बार क्या करते हैं कि आरटीआई, कई जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर जो पीआईओज हैं वो रिप्लाई नहीं देते, कई जगह पर वैकेंसीज खाली हैं, मतलब सीट्स खाली हैं, उसके ऊपर वहाँ वो वैकेंसी ही नहीं ला रहे और रिप्लाई देने वाला वहाँ कोई है ही नहीं। आपने आरटीआई लगाई, अब आपके पास रिप्लाई आएगा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में कोई पीआईओ ही नहीं है, तो आपको रिप्लाई नहीं मिल सकता। अच्छा, ऐसा कई जगहों पर है। और अभी इसके अंदर क्या कर दिया, जैसे इनका टर्म था जो सीआईसी के कमिश्नर वगैरह थे कि 5 साल तक रहेंगे वो, तो बीच में कुछ अमेंडमेंट लाके उन्होंने ऐसा कर दिया कि जब तक हम चाहेंगे तब तक रह सकते हैं वो। तो इन चीज़ों से कई बार क्या होता है कि अफेक्ट होती है जजमेंट जो वो देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कई बार वो लोग बताते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। जैसे दिल्ली में तो जब भी बहुत अच्छा रिप्लाई मिल जाता है आपको, कम से कम आपको ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो हम आपको रिप्लाई नहीं दे सकते। बाकी जगहों पे तो आप आरटीआई फाइल करोगे तो आप धक्के खाते रह जाओगे कि आरटीआई फाइल ही कहाँ करनी है। वो बोलेंगे भाई यहाँ तो क्या है, ये हमें तो पता ही नहीं। तो मैं एक बार गाज़ियाबाद चला गया था, मेरा एक फ्रेंड है, उसे आरटीआई फाइल करनी थी, तो वो मुझे लेके गया कि भाई मुझे आरटीआई फाइल करनी है, बता कैसे करनी है। तो मेरा ये है कि आरटीआई तो कहीं भी फाइल कर सकते हो आप, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो हम अथॉरिटी में चले गए, गाज़ियाबाद की ड्राइविंग अथॉरिटी में। वहाँ जाके क्या हुआ कि वो कह रहे ये आरटीआई ये क्या होती है भाई, ये कहाँ लगती है? अथॉरिटी वाले कह रहे हैं। अथॉरिटी वाले की कहाँ लगती है, ये पता नहीं, हमें तो आज तक, मुझे वो अंकल 40-50 साल के होंगे, वो कह रहे पता नहीं कहाँ लगती है, मुझे नहीं पता। तो मतलब ऐसा होता है कि उन लोगों को किसी ने पता फाइल ही नहीं करी है कभी। फाइल ही नहीं करी, और अगर फाइल करी भी है तो उन्हें पता ही नहीं कि ये किसी प्राइवेट पर्सन ने फाइल की, उन्हें लगता है कि सरकारी कागज है, कुछ होगा, तो ऐसा लगता है उन्हें। अच्छा, दिल्ली में तो जब भी बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को। अच्छा। तो बाकी शहरों में क्या लगता है आपको, क्या हल होगा अगर कोई आरटीआई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरटीआई फाइल की थी एमसीडी स्कूल के लिए, हाँ जी। तो उसके बाद अगर यही आरटीआई फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने बुलंदशहर में फाइल की होती, या फिर फॉर एग्जांपल थोड़ा और रिमोट चले जाते हैं, मान लीजिए आपने गोंडा में आपने फाइल की थी ये आरटीआई, तो क्या होता? तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती फाइल करने में ही, क्योंकि आरटीआई में क्या है कि आप कहीं भी फाइल कर सकते हो आरटीआई। जैसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए अथॉरिटी ने, उस आरटीआई को आप होम मिनिस्ट्री में भी फाइल कर सकते हो। वो होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी है फाइल होने के बाद कि वो उस आरटीआई एप्लीकेशन को वहाँ फॉरवर्ड करे। अच्छा, तो ये है फ़ायदा आरटीआई का। तो दिल्ली में तो मैं क्या करता हूँ, मैं नियरेस्ट किसी भी पब्लिक उसमें जाके और वो फाइल कर देता हूँ, वो आगे वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फाइल कैसे होती है ये? फाइल बस आप जाके उनको एक जो भी आपका आरटीआई एप्लीकेशन है वो दो, और 10 रुपये या तो कैश दे दो, या फिर उनको डीडी दे दो, या फिर चेक दे दो, कैसे भी 10 रुपये की पेमेंट कर दो। हाँ, या पोस्टल ऑर्डर देकर दे दो आप उनको, तो ऐसी सारी चीज़ों से पेमेंट कर सकते हो। अच्छा। तो आप वहाँ दे दो, उसके बाद वो ट्रांसफ़र वहाँ कर देंगे, ऐसा हो जाता है। यूपी में क्या है कि आप कहीं भी जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई, वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो आरटीआई का सेल ही नहीं है, या फिर कहाँ होती है हमें पता नहीं, हमें तो पता नहीं ये किस चीज़ में जाएगी, हमें यही नहीं पता। एक बार ऐसे दिल्ली में हो गया था मेरे साथ, मैंने दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल में फाइल की थी आरटीआई। अब वहाँ क्या हुआ, उन मैम ने क्या किया, उन्होंने मतलब प्रिंसिपल थी वो उस स्कूल की, गर्ल्स शिफ्ट की, तो उन्होंने क्या किया, आरटीआई का रिप्लाई खुद ही बना के दे दिया मुझे। जैसे मैंने आरटीआई फाइल करी, उन्होंने आरटीआई ले ली, पहले दिन तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको कल बताती हूँ बेटा, आप कल आना। तो मैं नेक्स्ट डे गया, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने आरटीआई ली और आरटीआई का रिसीट काट के मुझे दे दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको रिप्लाई दूंगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगले दिन उसको लिखा बैठ के, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो अपने डायरीज में से निकाल के पूरा वो बना के, और उन्होंने पोस्ट कर दिया मेरे एड्रेस पे। बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं, तो मैंने फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील डीडीई में लगी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। वहाँ जब मैं गया तो वो रिप्लाई लेके आई कि मैंने तो रिप्लाई फाइल किया था, बट क्या दिक्कत हुई कि इनके पास पहुँचा नहीं है,
इनका एड्रेस प्रॉपर नहीं था। मैंने कहा यार ऐसी कैसी दिक्कत हो सकती है। जब मैंने उसको खोल के देखा तो मैंने कहा कि ये रिप्लाई देने के लिए तो आप वो हो ही नहीं, मतलब आप दे ही नहीं सकती, Authorized नहीं हो। ऑथराइज नहीं हो, आप कैसे दे रही हो ये रिप्लाई। तो फिर जब उन्होंने देखा जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, तो उन्होंने देखा यार आपको ये भी नहीं पता कि आरटीआई कौन दे सकता है ये इन्फॉर्मेशन, तो आप जो आपके वो हैं पीआईओ हैं उन्हें देती, वो फिर आपको रिप्लाई देते और वहाँ फॉरवर्ड होती, आपने कैसे दे दिया। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि मैं काउंटर पे दे दिया कि भाई आरटीआई लगानी है मुझे, काउंटर वाले ने ही रिप्लाई दे दिया मुझे, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी थी उसके तक रिप्लाई वो एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं। तो ऐसा हो गया। तो कई लोगों को बेसिक चीज़ें ही नहीं पता कि कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि वहाँ पे आज तक आरटीआई लगी ही नहीं। अच्छा, तो दिल्ली में ये हाल है। आरटीआई अवेयरनेस के लिए सरकार कुछ कर रही है? सरकार तो चाह रही है कि आरटीआई लगे ही ना, लगना ही बंद हो जाए। अवेयरनेस के लिए सरकार क्या करेगी। अच्छा, तो अवेयरनेस के लिए जीरो काम हो रहा है? अवेयरनेस के लिए मेरे ख्याल से शुरू से ही कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि सरकार क्यों चाहेगी कि कोई हमसे इन्फॉर्मेशन मांगे। सरकार तो चाहेगी कि इन्फॉर्मेशन इनको पता ही ना होगी ऐसी कुछ चीज़ भी है। वो तो चाहेगी कि कहीं आरटीआई लिखा भी है तो उसको ढक दें हम, कि कोई देख ही ना पाए। करेक्ट। जितने व्यूअर्स हैं, जितने लिसनर्स हैं, वो इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मान लीजिए मुझे आरटीआई फाइल करनी है, हाँ जी, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन जाऊं कि ऑफलाइन? मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप ऑफलाइन जाओ, क्योंकि ऑनलाइन हमारा जो आरटीआई का प्लेटफॉर्म है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। कई बार मैंने भी आरटीआई ऑनलाइन फाइल करने की कोशिश करी, बट क्या होता है कि आप आरटीआई ऑनलाइन फाइल करोगे आपको रिप्लाई ही नहीं मिलेगा। रिप्लाई भी मिला, इधर उधर का रिप्लाई मिल गया, उसके बाद जब आप उसकी फर्स्ट अपील लगाओगे तो उसके बाद आप समझ ही नहीं पाओगे कि किसको मैं वो करूँ, किसको बोलूँ, अगर रिप्लाई नहीं मिला तो कहाँ जाऊँ। आप उसकी फर्स्ट अपील भी ऑनलाइन और सेकेंड अपील भी ऑनलाइन ही लगा सकते हो, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो वो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना जो ऑफलाइन आरटीआई का वो है स्ट्रक्चर, वो बढ़िया है। तो आप ऑफलाइन जाना चाहो तो ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया है, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, रिमोट एरिया में रहते हो आप, तो ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। बट मैं दिल्ली की बता रहा हूँ कि दिल्ली में भी आरटीआई जो ऑनलाइन आप फाइल करोगे वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो बाकी जगहों का क्या ही हाल होगा। तो ऑनलाइन आप फाइल मत कीजिए, हम ऑफलाइन प्रोसीजर सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड आदित्य इज हम्बल इनफ, काइंड इनफ टू एक्सप्लेन अस। ये हमें बताएंगे कि आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, कहाँ फाइल करनी चाहिए, और पूरा एक 3 स्टेप प्रोसेस है। हम वो 3 स्टेप प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विद आदित्य। आदित्य, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आरटीआई फाइल करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? आरटीआई फाइल करने के लिए पहले आपको आरटीआई का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऊपर लिखना है जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे सिक लीव की, टू द प्रिंसिपल की जगह आपको लिखना है द पीआईओ। पीआईओ मीन्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसके नीचे जहाँ भी आप आरटीआई फाइल कर रहे हो, अगर आप पुलिस स्टेशन में फाइल कर रहे हो, अगर आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में फाइल कर रहे हो, तो उनका एड्रेस। कई लोगों के अंदर ये दिक्कत रहती है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आपके साथ ये भी दिक्कत है कि आपको पता नहीं कि किस जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की पूछ रहे हो, अब उसमें एमसीडी भी है, डीएसआईडीसी भी है, एनडीएमसी भी, अब कहाँ फाइल करूँ मुझे पता ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नियरेस्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस का एड्रेस लिख दो, पीआईओ लिख दो। आगे की जिम्मेदारी उनकी है कि वो पब्लिक ऑफिस यानी पीडब्ल्यूडी ऑफिस? नहीं, पब्लिक ऑफिस जैसे कोई भी सरकारी ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, डाकघर हो, बैंक हो, कहीं भी आप फाइल कर सकते हो जहाँ फाइल हो जाए। यानी कि कोई भी पुलिस स्टेशन का एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी डाकघर का एड्रेस लिख सकते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अगर आपके आसपास है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डीएम का ऑफिस है, जी डीएम का ऑफिस है, तो उसका एड्रेस लिख सकते हैं। हाँ जी, दिल्ली में जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एलजी के पास लगा दो, ठीक है। अच्छा, एलजी के पास लगा दो या कहीं भी लगा दो, आगे की जिम्मेदारी उनकी है। अगर जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ लगाऊं, अच्छा, तो आप कहीं भी लगा दो, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ भेजेंगे उसको। तो आप कागज पे लिख सकते हैं टू द पीआईओ, और एलजी ऑफिस का एड्रेस लिख सकते हैं आप। एलजी ऑफिस। अच्छा, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए कि भाई यहाँ पर कितने दिनों बाद ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या फिर इसमें खर्चा कितना आया, यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अब वो डिपेंड करता है कि जहाँ आप फाइल कर रहे हो वो किस मीडियम में पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कागज पे लिखने के बाद इसका कुछ हमें एनवलप में डाल के सील करके? सिंपल पेपर आप ले लो, उसके ऊपर ये चीजें लिख दो। उसके बाद 10 रुपए की पेमेंट होनी होगी। उसको आप पोस्टल ऑर्डर से कर सकते हो। पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर में मिल जाएगा। अगर आपको पोस्टल ऑर्डर से नहीं करना, आप डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो, या फिर आप कैश भी दे सकते हो। बेसिकली मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप कैश लो या फिर पोस्टल ऑर्डर लो। चेक और डीडी के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। और अगर आप इन चीजों से भी बचना चाहते हो तो आप क्या करो, 10 रुपए लेके जाओ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, और उस पेपर को वहां दे दो और कह दो भाई आरटीआई है। वो खुद ही उसके ऊपर पोस्टल ऑर्डर लगा के आगे फाइल कर देंगे। अच्छा, यानी कि स्टेप 1 हो गया 2, और हमने लिखा द पीआईओ, और उसके नीचे हमने एड्रेस लिखा। एड्रेस आप कोई भी, जैसे हमने बताया कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का आप एड्रेस लिख सकते हैं। स्टेप 2 है उसको इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, यानी इन्फॉर्मेशन में आप लिखेंगे कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये फ्लाईओवर कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा।
नहीं, ये तो नहीं पूछ सकते कब अच्छा। तक बन गई, क्योंकि डेडलाइन कभी कभार एक्सटेंड भी कर देते अच्छा। हैं वो। तो मतलब कुछ क्या- ऐसी इन्फॉर्मेशन कि इसका बजट कितना है, कितने अच्छा। लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका अथॉरिटी किसने दी बनाने के लिए, या फिर किस किस को, मतलब जो बेसिक फैक्चुअल चीज़ें हैं। जैसे कई लोग क्या पूछ देते हैं कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे इस चीज़ के ऊपर। अब महात्मा गांधी के विचार तो महात्मा गांधी जी बता सकते हैं ना, अच्छा। मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ। फैक्चुअल चीज़ जो होती है वो आप पूछो, वो चीज़ का रिप्लाई देंगे। वरना कई बार क्या होती है, आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं वो, कि भाई डेडलाइन तो अभी डिसाइड नहीं हुई, इसमें काम चल रहा है, आगे जाके एक्सटेंड भी हो सकती है, ऐसी सारी चीज़ें दे देंगे जिससे आप हरास ही होगे फालतू में। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, हमने एप्लीकेशन बना ली है, हाँ उसके जी। अंदर हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जैसे कि आपने बताया इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर ये फ्लाईओवर अगर बन रहा है, ये फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो इसमें कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका बजट क्या हाँ है, जी। इसमें कौन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ये हाँ, बना रहा बना रहा है, है, सही बात है। और वगैरह वगैरह, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको मिल लिख सकती दो। है, आप उसमें पूछ सकते हाँ हैं। जी। और नीचे आपको लिखना है अपना नाम, अपना एड्रेस Address, और अपना मोबाइल मोबाइल नंबर, नंबर, जी। दैट इज इट। 10 रुपए आप लेके जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, आपने फाइल कर दी। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3, स्टेप 3 ये है कि 30 दिनों के अंदर जो पीआईओ होंगे जिनके वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी, वो आपको रिप्लाई देंगे बाय पोस्ट। ठीक है, आपके पास वो रिप्लाई आएगा, आप देखोगे। देखने के बाद अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके नीचे वो नीचे लिख के रखेंगे कि आप फर्स्ट अपील कहाँ लगा सकते हो। ठीक है। मतलब ये भी आपको सर्च नहीं करना, वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट अपील आप इसके लिए कहाँ लगाओगे, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो 30 दिनों के अंदर, आप उस आरटीआई को ले जाके 60 दिनों के बीच में, जब से आपको रिप्लाई मिला है 60 दिनों के अंदर आप फर्स्ट अपील लगा सकते हो। वहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई रिप्लाई मुझे देना चाहिए था बट इन्होंने नहीं दिया, या फिर जो भी आपका डाउट है कि इन्होंने आधी इन्फॉर्मेशन दी या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाके रख सकते हो। वो उसका रिप्लाई देंगे और अगर उनको लगेगा चीज़ सही तो उसको डांटेंगे भी। क्या बात है, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन है तो यानी आपके हाथ में पावर है ना। ये फालतू की इधर उधर की बातों में मत जाइए। यू टेक दैट एप्लीकेशन, यू हैव टू फॉलो अप। द थर्ड स्टेप इज फॉलो अप। आप फॉलो अप कीजिए कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ। अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप एक आरटीआई की कॉपी जो आपने लगाई थी और साथ में एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की कॉपी, अगर आपको पता है कि फर्स्ट अपील आपको कहाँ लगानी है तो आप वहाँ जाके वो एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस केस में आपको जो जितना भी डिले होगा, अगर 30 दिन के बाद आपने 30 दिन हो गए, 15 दिन बाद आपने एप्लीकेशन लगाई तो वो 45 डेज हो गए, तो 45 डेज का 250 रुपीज़ के हिसाब से आपको फाइन जो वो उस पर इम्पोज होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको फायदा भी मिल सकता है इससे। अच्छा, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आप सीआईसी जा सकते हैं, दैट इज सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेंटर कमीशन। इन्फॉर्मेशन। आप सीआईसी में जा सकते हैं, दैट इज सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंटर। उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। आप आदित्य को advocate.in पे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए और ये आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। एंड राइट नाउ ही इज प्रॉमिसिंग, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मदद करेंगे? बिल्कुल प्रॉमिस अगर कर आपको दिया है। आरटीआई लगाना है तो मैं, क्योंकि अभी तक 300 से ज़्यादा आरटीआई फाइल कर चुका हूँ, अच्छा, तो इतना ज़्यादा पता चल चुका है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। तो अगर आप बताओगे, कई लोगों के मेरे पे डीएम आती है आरटीआई के रिगार्डिंग, तो मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ कि आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है। कई लोगों का ये रहता है कि ऑनलाइन ही फाइल करनी है मुझे, तो मैं कहूँगा कि इतने रिजिड ना बन के आप ऑफलाइन थोड़ी मेहनत कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन पक्का मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ऑफलाइन फाइल कीजिए ऑनलाइन से हटके, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस। थैंक यू सर। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे जाते जाते, कौन सी ऐसी नेक्स्ट आरटीआई जो आप फाइल कर रहे हैं, हम उस पर आपका फॉलोअप लेंगे कि क्या हुआ उसका, हम पूरा उस केस को कवर करना चाहेंगे कि एंड रिजल्ट क्या निकला, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको। नेक्स्ट कौन सी आरटीआई फाइल कर रहे हैं? नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो मैं आरटीआई एक चीज़ पे लगा रहा हूं, बट मैं उसको मतलब बिल्कुल ही पब्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोविजन क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में मिल सकती है। अच्छा, बट अभी उसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ही नहीं है कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एक्ट जो 2005 का है, ठीक है, अब 2005 से अब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बढ़ चुकी हैं। आपको अब इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हो, आप अलग अलग फॉर्मेट्स में ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, आप सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ले सकते हो, बट उसके लिए प्रोविजन ही नहीं है। तो अगर वो आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो वो टोटली पीआईओ के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे। वो डिनाई भी कर सकता है, क्योंकि आप किसी प्रोविजन में सीआईसी पे जा ही नहीं सकते कि भाई ये चीज़ तो एक्ट के अंदर है ही नहीं, तो हम वीडियो मिलेगी कैसे आपको? लाइक पेन ड्राइव में, कैसेट में, आप उनको पेन ड्राइव दो, उसमें लोड करके दे देंगे। बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ही नहीं है। अच्छा, कोई रूल ही नहीं है, कोई इनका ऑर्डर ही नहीं है कि कैसे देंगे वो। अपने हिसाब किताब से, आप जैसे मर्जी ले लो, बस जैसे मर्जी दे दो। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ कि इसके लिए बेसिक गाइडलाइन क्या है, कि अगर कोई पीआईओ मना भी कर रहा है कि भाई ये तो प्रोविजन ही नहीं है, कोई दे रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आ रही है। तो उसके ऊपर जा रहा हूँ मैं। उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि हाई कोर्ट में एक अपील भी लगाई जाए, एक रेट लगाई जाए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए। We wish you all the best, Aditya. Thank you. Thank you so much for joining us. And anything that you would want to
यू नो टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि रेड एफएम की ऑडियंस काफी ज्यादा यंग है, आप उनसे कुछ बात करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जैसे आप रोड पर जाओगे या फिर मेट्रो में जाओगे, कहीं भी जाओगे मार्केट्स में या क्लब्स वगैरह में जहाँ पर यंगस्टर्स रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में ये होता है आजकल जो मैंने देखा है कि पिछली जनरेशन से ये चलता आ रहा है कि दूसरों को बुरा-भला बोलना कि सरकार ऐसे कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार की वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही, कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो वो कह देते हैं कि यार बताओ अपना काम नहीं कर रही है। तो अगर वो अपना काम नहीं कर रहे, तो आप भी अलग-अलग जो लीगल वेज़ हैं, उस तरीकों से उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेवा सकते हो। जैसे अगर आपने आरटीआई लगा दी कि भई यहाँ सफाई कितनी बार हुई, तो वो बाध्य हो जाएँगे उस चीज़ को देने के लिए, तो सफाई तुरंत हो जाएगी। आपको छोटी-छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा है या फिर कहीं पे कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो रही, जैसे मेट्रो के अंदर आपने बताया स्क्रू निकल रहा है, तो उन चीज़ों की आप बेसिक कंप्लेंट्स कर सकते हो, उससे वो चीज़ जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो अगर हम सारे ही इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं रुक जाएँगी। तो हमारे यंगस्टर से मैं यही अपील करूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर आप ये मत समझो कि खाली वकीलों का ही काम है या फिर कई ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं। ये चीज़ अगर आप भी थोड़े ज़्यादा एडवांस बनोगे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नाइस। एक सिंपल एप्लीकेशन है, आपको लिखना है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, आपको लिखना है कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना नाम और नंबर लिखना है नीचे, दैट्स इट। इंस्टा पे अकाउंट बनाने से ज़्यादा आसान है, आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट दैट यू आर सीकिंग। हो सकता है आपके, जैसे आदित्य ने कहा कि आसपास सफाई ना हो रही हो सकता है कुछ मलबा रखा हुआ है जो कोई लेके ही नहीं जा रहा, कोई उठा ही नहीं रहा है, हो सकता है कोई पुलिस कंप्लेंट है जिसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, हो सकता है किसी ट्रेन की बुकिंग आपने कराई थी और आपको मालूम पड़ता है कि वो ट्रेन तो रद्द हो गई है, मतलब कुछ भी एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन इमेजिन फ्रॉम द सिस्टम, यू हैव द राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। आरटीआई की खूबसूरती ये भी है, जैसे बचपन में मैं ये सोचता था कि जेल अंदर से कैसा दिखता होगा, अंदर जेल के अंदर जा सकते हैं हम। तो पहले मुझे लगता था कि इसके लिए तो क्रिमिनल ही बनना पड़ेगा तभी जेल के अंदर जा सकते हैं या फिर पुलिस या फिर कुछ ऐसा तभी जेल के अंदर जा सकते हैं। बट अगर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दो कि मुझे जेल के अंदर इंस्पेक्शन करनी है, जेल के अंदर कितने प्रिजन है या फिर कुछ ऐसी डिटेल जो मुझे इंस्पेक्शन करनी है, तो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा और आप उसके अंदर जेल के अंदर जाके वो लेटर ले जाके इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। रियली। और जैसे एक बार क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को उसके पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास कुछ बियर्स की बोतल्स थी, तो पुलिस ने पकड़ लिया उसे। फिर उसके बाद मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, तो मैंने बोला कि भाई जो बियर की बोतल्स हैं, मान लो बोतल है 2, उन्होंने दिखा दिया कि हमने 7 बोतल्स पकड़ी। मैंने कहा उसका इंस्पेक्शन करवाओ, आपने माल खाने में रखा है तो दिखाओ कहाँ है। तो मैंने जब इंस्पेक्शन करी तो वहाँ 2 बोतल आई। तो वो 2 बोतल आप क्या कर सकते हो कि इंस्पेक्शन कर सकते हो कि भाई आपने कहाँ रखा, मुझे उस चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप क्वालिटी देख सकते हो कि भाई सीमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो आप इसमें सैंड कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसकी प्रॉपर आपको पैकेजिंग मिलेगी कि भाई हम ये सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्स हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर जाकर आप देख सकते हो। जैसे आप कहीं पे देख रहे हो कि कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आपको देखना है कि भाई इसके अंदर आप पिलर्स कितनी दूरियों पे दे रहे हो। तो आप जाके वहाँ पे एक टाइम लोगे, तो आपको टाइम देंगे कि भाई, और वहाँ पे आप पहुँचोगे ग्राउंड पे, तो आपको दिखाएंगे कि भाई हम इतनी दूरी के बीच में पिलर्स ले रहे हैं, मतलब कुछ भी जो भी आप पूछना चाहते हो। तो बेसिकली मेरा ये था कि उस टाइम मैं चाह रहा था कि जेल के अंदर विजिट करूँ, तो जेल के अंदर आरटीआई लगा के विजिट कर सकते हो आप। अच्छा। ऐसी सारी चीज़ें, जैसे आपको अगर संसद भवन के अंदर जाना है, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जाऊँ, नॉर्मल आदमी विजिटर बन के जाएगा, बट अगर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हो कि भाई संसद भवन के अंदर काम कैसे होता है, कितने मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं वहाँ पे, या फिर कितना खर्चा हुआ कर्टन्स के ऊपर, और मुझे उसका इंस्पेक्शन करना है, तो आपको अंदर ले जाएंगे। आप अंदर जाके जा तो कर्टन्स के लिए, लेकिन फोटोज खिंचवा लो, या फिर आप अंदर जाके देख सकते हो कि काम कैसे हो सकता है। तो बेसिक एक वे ये भी हो सकता है। अच्छा, वंडरफुल यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई इन्होंने कि आरटीआई सिर्फ, मतलब तो आरटीआई तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट डिस्कवरी है हमारे लीगल सिस्टम की। हाँ जी, बहुत अच्छी। बट अब क्या है ना कि इसके लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं फैली। लोगों को जो पढ़ते हैं वो नहीं पता है कि आरटीआई एक्ट की अंदर ये चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। बट लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज़ आरटीआई के अंदर नहीं होगी, या फिर ये चीज़ें नहीं होगी। और कई जगहों पर ऐसा है कि लोगों ने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। एक काफ़ी वकील हाजिरों पर जनरली जो हम एपिसोड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना सच्चाई है समाज की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैं बैठा हूँ और मुझे खुशी हो रही है अपने लीगल सिस्टम के बारे में जान के कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। एंड थैंक यू सो मच। कुछ और सुपर पावर्स हैं आरटीआई की? बस यही सब चीज़ें, जैसे कई बार क्या हो जाता है कि आप कहीं जाना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आप, जैसे अगर आपको विधानसभा के अंदर जाना है, लोकसभा के अंदर जाना है, तो दर्शक दीर्घा में बैठो, या फिर जो पत्रकार वगैरह होते हैं उनके साथ जाके देखो। बट आप इन आरटीआई एक्ट लगाकर भी, आरटीआई एप्लीकेशन लगा के भी चीज़ों के इंस्पेक्शन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आरटीआई एक्ट के अंदर मेंशन है। सीसीटीवी कैमरेज की रिकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे पुलिस स्टेशन जाओ आप, अगर आपके साथ कुछ दिक्कत हो गई तो वो पुलिस वाले कहेंगे
कि नहीं भाई वहाँ की रिकॉर्डिंग है ही नहीं, हम क्यों दें, ऐसे कर दे वैसे कर दे। बट आपको चाहिए तो आप RT एक्ट में जाके वो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग ले सकते हो कि भाई मेरे साथ इन्होंने मारपीट करी। तो मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट लोगों को पता ही नहीं है, या फिर जो ऑफिसर्स है कई जगहों पे मैं ये भी कहूँगा कि उनको भी पता नहीं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया से उन चीज़ों को लगाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी कम है कई लोगों को, क्योंकि वो हमने खाली पढ़ा है, जब तक आप फाइल नहीं करोगे। जब मैंने पहली बार फाइल किया था, मैंने जब इंस्पेक्शन किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो मतलब चीज़ें बढ़िया हैं, बट अगर करें तो और ज़्यादा बढ़िया होंगी। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार की अगली पिक्चर RTI पे होनी चाहिए। हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे। एंड थैंक यू सो मच Thank you. फॉर जॉइनिंग Thank अस you, bro. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट Thank इन एवरीथिंग दैट यू डू फ्रॉम हियर ऑन। हाँ जी। और RTI आप जब भी एप्लीकेशन फाइल करें या फिर हमें कभी भी कंफ्यूजन हुई तो हम आदित्य से Sure, हेल्प ले sure, सकते हैं। sure. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।